स्वागत करेंगे आप लोग और मैं अपना स्वागत कीजिए आपको। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कैसे तय होती है इसके बारे में जल्दी ही मैम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप में से सबसे पहले बताइए कि सबसे छोटा कौन है? आप है, आ जाइए, आगे आगे। आधा टाइम तक है। रोहित कुमार मीना अभी मैम को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करेंगे। वेलकम मैम, विशेष में आपका स्वागत है। अभी सब आप लोग मैम के हवाले और आप जो आपके मन में क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है कि ये सफर कैसे तय हुआ, आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैम और स्टेज यस। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दृष्टि IAS को भी और आप सबको भी यहाँ पे आने के लिए। अभी आवाज़ आ रही है? तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी और दृष्टि IAS को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि शायद 5 बजे का टाइम था और 5:15 होने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं फिर से दूँ या फिर नाम नहीं बता रही तो मेरे पापा जो है वो आर्मी में वर्क करते हैं। पहले वो 21st आर्मी में थे, उसके बाद रिटायर होकर वो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में दोबारा से आर्मी का एक ब्रांचेस में काम कर रहे हैं। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और हम बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी पापा ने ग्रेजुएशन भी नहीं की है, तो हम तीनों ही भाई बहन ही पहले ऐसे हैं अपनी पूरी फैमिली में जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो मेरे पापा को बहुत एजुकेशन का बहुत अवेयरनेस था, इस वजह से हम उनके साथ ही रहे हैं। जहाँ पे पापा का ट्रांसफ़र होता था हम उनके साथ ही केवीज में पढ़ते थे, केंद्रीय विद्यालय में। फिर सीकर में अच्छी कोचिंग्स थी, तो मेरी बड़ी बहन थी, उसको कोचिंग कराने के लिए हम सीकर में रहे। वहीं से मैंने अपनी JEE के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। फिर मैं IIT खड़गपुर चली गई थी, वहाँ पे 5 साल मैंने इंटीग्रेटेड मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई थी IIT KGP से और उसी साल से मैंने फिर सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2021 में ही दिया था और ये 2025 में मेरा 2024 में 4th अटेम्प्ट हो गया था। तो अभी ये भी 10th टाइम मेरी तो बस अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं बोलती रहूँगी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग पूछिए तो ज़्यादा सही ठीक है। नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम गौरव जोशी है और मैं डूंगरपुर जिले से हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन है कि कई बार हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में रहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके आंसर राइटिंग आपने कब से शुरू की और अब जैसे कि मेरा 26 में अटेम्प्ट है, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि कैसे प्लान बनाना है, मैं प्लान भी तैयार कर देता हूँ। पर कभी-कभी होता है कि कोई कहता है कि दिन में 5 आंसर लिखो, कोई कहता है 3 आंसर लिखो और विकास सर कहते हैं 2 आंसर लिखो। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कितने आंसर वैसे लिखे हुए मैंने 1.5 साल में मैं 300 से 350 आंसर में लिख चुका हूँ और तो उससे कैसे मैं मेंस की प्रॉब्लम मेरे को हो जाए, उसमें कॉन्फिडेंस निकल जाए। देखो मेंस की तैयारी के लिए ना मैंने ऐसा सोचा था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपके जो बेसिक नोट्स होते हैं ना, जो आपने सबसे पहले बनाए होते हैं, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें आपने बहुत डिटेल से लिखी होती है चीज़ें। तो इसलिए मैंने अलग से हर सब्जेक्ट के 10-10, 15-15 पेजेस के नोट्स अलग बनाए थे, जो सिर्फ मेरे मेंस के नोट्स थे। तो मैंने ये सोचा था कि प्रीलिम्स होने के बाद मैं अपने फाउंडेशनल नोट्स को खोलूंगी भी नहीं और सिर्फ ये 10-15 पेज के नोट्स ही रिवाइज करूंगी जब भी मुझे कोई सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। तो पर वो नोट्स में बहुत ही छोटे छोटे लिख के, मतलब मैं कोशिश करती
10-15 पेज में आ जाए चाहे, और क्योंकि थोड़ा सा मेंटली हमारा ब्लॉक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को होता है, तो हम बहुत ज़्यादा दिखता है, 100 पेज लिखते हैं तो हम जल्दी नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा था कि 10-15 पेज होने चाहिए, तो वो मुझे बहुत हेल्प किए थे क्योंकि मैं उनको ही पढ़ती थी, उन्हीं को रिवाइज करती थी। कुछ नया न्यूज़ आता था तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में जाके लिख देती थी कि अभी अभी ऐसा न्यूज़ आया है, ये करंट में हुआ है, तो उससे मेरा करंट का और जो स्टैटिक था वो काफ़ी ऐसे लाइन में रहा, मुझे चीज़ें कहीं कहीं से नहीं देखनी पड़ी। फिर आंसर राइटिंग तो मैं हर दिन नहीं करती थी, जैसे आप बोल रहे बहुत सारे टिप बताते हैं, मैंने कोशिश भी की थी पर मैं कर नहीं पाई, मतलब हर दिन एक या दो आंसर प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में मैंने सोचा था कि हर दिन लिखूंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो कुछ दिन मैंने किया बट फिर थोड़ा डिसिप्लिन की कमी थी तो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो वो ज़रूरी नहीं है, आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं आप और मॉक टेस्ट टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं तो भी ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देना। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा हो, और फिर बाद में आके आप अपने आंसर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें क्या और लिख सकते थे या कैसे, और किसी को स्पेसिफिक पूछना होगा इंट्रो कंक्लूजन या कुछ आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए तो वो आगे बताओ। हाँ हेलो, मैं मेरिका जोशी, हनुमानगढ़, राजस्थान से। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि 2024 आपका फोर्थ अटेम्प्ट रहा था, तो इससे पहले आपको फेलियर भी मिले थे। हाँ फेलियर मैम, जैसे कि 2024 आपके लिए सक्सेसफुल रहा, मेरे लिए फेलियर रहा था वो। तो क्या है कि इसमें फेलियर होने के बाद में एक प्रेशर ये भी होता है कि आप फेल हो जाते हैं, दूसरा प्रेशर फैमिली की तरफ से भी आता है कि आप किसी के पीछे रहोगे या फिर एक सेकंड प्लान बी भी रखना चाहिए। तो मैम इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए, प्लान बी के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर किसी के पीछे लगना चाहिए? देखो, फेलियर तो सबको मिलते हैं लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि फेलियर के पीछे रीजन क्या था। अगर आपने अपने ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया, आपने अच्छे से एफर्ट्स किया, आपने मॉक टेस्ट दिए, रिवाइज किया, आपने सही जगह से पढ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ी, और फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको फिर कुछ और चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ पे उतना इम्प्रूव कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ हो जाए। अगर कर सकते हो तो कंटिन्यू करो, लेकिन अगर लगता है कि मैंने अपने सारे एफर्ट्स दे दिए, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप मत करो उस चीज़ को। पीछे पड़े रहने का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ ये वाला अटेम्प्ट मैंने यही सोचा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि मैं ढंग से एक बार प्रिपेयर करके देना चाहती थी। क्योंकि मैं पहले वाले जो मैंने पहले प्रीलिम्स में एक ही बार इससे पहले क्वालिफाई हुआ था, तब मैं मेंस के टाइम पे उससे पहले मेरा मेंस प्रिपेयर नहीं था, तो मैं ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि, और फिर उसका नेक्स्ट प्रीलिम्स में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि इंटरव्यू मेरा बहुत एंड में था, और तो मैं वो भी मैं नहीं दे पाई। तो मैंने ये वाला एक सोचा था कि मैं ढंग से दूंगी, तो इस बार के बाद मैं नहीं देने वाली थी। अगर नहीं होता तो भी मैं नहीं देती। और फिर प्लान भी तो आपको अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप मेहनती हो ना, तो आप कुछ कर सकते हो। तो प्लान भी तो हमेशा मिल ही जाएगा, कुछ आप पढ़ा भी सकते हो, आप कुछ मेंटरशिप भी कर सकते हो। आजकल तो यूपीएससी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। तो मतलब मेरे भी जैसे कुछ और प्लान्स थे, अगर नहीं होगा तो मैं सोच रही थी कि मैं टीचिंग भी कर सकती हूँ, मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, हो सकता है आपका प्लान नहीं भी हो सकता। तो मैम इसका मतलब ये है कि घर वालों को एक बार ऐसे बोल देंगे कि हम आपके प्लान बी पे काम कर रहे हैं, लेकिन करना तो प्लान बी के था। नहीं, घर वालों को कुछ नहीं बोलना है। उनको बोलो कि हमें प्लान बनाने दो, आप हमारे लिए प्लान मत बनाओ, अपने लिए बनाओ। थैंक यू। हाँ। नमस्ते मैम, मैं नरेश बाड़मेर से हूँ। मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। एक तो ये कि सर बोलते हैं कि प्री के वैल्यूज एनालिसिस करने चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि वो कैसे एनालिसिस करें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें कई बार सजेशन आते हैं नॉर्मली यहाँ पे, जब चेक होती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट का ट्राई करते हैं, बट मैम वो जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है कई बार, तो उसके बारे में बताएं मैम। ये सेकेंड पार्ट आपके क्वेश्चन का कि सजेशंस आते हैं, तो जो लोग जनरली कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास एक सेट फॉर्मेट में वो आंसर रहता है कि ये चीज़ें उनके पास ऐसा रहता है कि ये पॉइंट्स आपको चेक करने ये है। अगर उनको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं ना तो आपको अच्छे नंबर देते हैं, लेकिन कई बार उनको पॉइंट्स नहीं मिलते तो वो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं देते, कुछ और सजेशन देते हैं। लेकिन सबका राइटिंग स्टाइल ना अपना अलग होता है। आपको अपने आंसर में ये देखना चाहिए कि आपने एक अच्छा इंट्रो लिखा है, एक अच्छा कंक्लूजन लिखा है, और
बीच में आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो रेलिवेंट है जो पूछा गया है उससे, बस आप कोई मेजर पॉइंट है मिस नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि कोई कोई बहुत मेजर पॉइंट है उस टॉपिक से रिलेटेड बस वो, लेकिन अगर आप अलग लिख रहे हैं तो वो भी अच्छा है क्योंकि सबके एक जैसे आंसर तो नहीं हो सकते। तो हर चीज़ को बहुत ऐसा बारीकी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि जो आंसर आपने सोचा था वैसा लिख पा रहे हो तो ठीक है। बाकी आप जैसे टॉपर्स की कॉपीज आप निकाल सकते हैं, तो जैसे अब हर टॉपर की ना अपनी अलग अलग टाइप की कॉपीज होती है, आपको उस टॉपर की कॉपी देखनी है जिसकी राइटिंग स्टाइल आपसे मैच हो जाए। जो जैसा कुछ लोग जैसे पैरा में लिखते हैं, आपको पॉइंट्स में लिखने की आदत, पैरा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कुछ लोग जो है उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा करंट से चीज़ें बना के लिखते हैं। तो आपको ऐसे कॉपी चूज करनी है जिसका राइटिंग स्टाइल जो है वो आपके नेचुरल स्टाइल से मैच होता हो, और फिर आप कोशिश करो कि आप वैसे ही अपने आंसर जो है वो उस डायरेक्शन में वहाँ तक लेके जाओ कि जैसे आप इंट्रो दे रहे हैं तो उसमें कुछ करंट रेलेवेंस है, कुछ डेटा है, आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो कुछ लुकिंग फॉरवर्ड में भी कुछ सब्सटेंशियल है, कोई इसका अपना जो ये 17 SDGs है कोई उसका रेफरेंस है, कुछ है। तो ये सब आप अलग अलग कर सकते, इनके बारे में बता सकती हूँ आपको कि कैसे आप इंट्रो कंक्लूजन ये सब अच्छे कर सकते हैं। और पॉइंट्स को आप इतना कंटेंट पढ़ते हैं आपको पॉइंट्स आते ही जाते हैं दिमाग में, तो वो तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो उस पर इतना करेंगे। और पहला पार्ट क्या था आपको? कैसे करना होता है वो तो प्रीलिम्स मेरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहा है, मुझे प्रीलिम्स का ही सबसे ज़्यादा ये लगता था कि मुश्किल स्टेज है। तो प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट आप पिछले 5 साल के जो पेपर है आप उनको स्टार्ट टू एंड, मतलब मेरा तो ऐसा रहता था कि मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एक साथ सॉल्व करती। ऐसे पॉलिटी के अलग करना उससे आपको डिफिकल्टी लेवल कई बार समझ नहीं पाते आप पेपर का। तो जब आप स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ईजी भी थे जो डुएबल थे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि पेपर में होंगे 30 क्वेश्चन जो डुएबल होंगे, जो इजी होंगे, जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं से आए होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे एनालाइज करने कि इसके शायद मैं सिर्फ आंसर देख के ही मैं इसका कर सकता था इस क्वेश्चन को, या मुझे उतने अच्छे से नहीं आता था मैं इसका ये सोच के डायरेक्शन में ऐसे सोच के इसको अटेम्प्ट कर सकता था। तो आपको बस ये सोचना है कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी तो वो एक्चुअल एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी। तो वो आप जैसे अपने किसी मेंटर की या किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ, वैसा ऐसा कुछ कर सकते हो। मैंने तो खुद से कोशिश की थी, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल मतलब मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो शायद मैं उतना भी आपको खुद बताने के लिए उतनी सही भी नहीं हूँ। बोलते हैं कि लिमिटेड, बट अपने मन में रहता है कि थोड़ा सा कम है, उसको कैसे लिमिटेड करें? वो तो आपको अपने मन से मानना ही पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने सिर्फ अपने करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर का सोर्स रखा था, और मैंने दूसरा ये सोर्स रखा था कि मैं जो टेस्ट दे रही हूँ उसमें जो करंट की चीज़ें आ रही हैं वो उनको ही मैं बस अपने उसमें करंट और स्टैटिक दोनों चीज़ें आती है टेस्ट में, तो कई बार आप स्टैटिक भी मिस कर जाते हो, तो उसी से मैं अपने नोट्स को ना वो करूँगी, मतलब वैल्यू एडिशन करूँगी उसमें कुछ और एक्स्ट्रा। और मैं भी देखूँगी कि इस कोचिंग की ये मैगजीन है या फिर इस कोचिंग में आज ये डाला हुआ है नया, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वो तो आप कभी फुल तो कर ही नहीं पाओगे। तो आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा बस मुझे इतना ही करना है, इतने से ही करना है। तो मैंने तो बहुत लिमिटेड अपना जो मैं जिसको रेफर करते वो रखा था और उसी को रिवाइज किया था और बस टेस्ट किया। हम ये कंटेंट है हमारे, हम ये कोचिंग वाला ही मैक्सिमम बुक्स फॉलो करते हैं, ये होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लो। जनरली जैसे आप कुछ भी फॉलो करो ना, बस वही ऐसे लिमिटेड रखो, ऐसे नहीं कि आप ये भी फॉलो कर रहे हैं आप वो भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोचिंग वाले जो मटेरियल देते हैं ना उसमें जनरली वो स्टैंडर्ड बुक्स की ज़्यादातर चीज़ें दे देते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो लिमिटेड मिलेंगी, वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा भी मिलती है, आप चाहे तो वो कर ले चाहे तो वो कर ले, लेकिन उसका रिवीजन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप वो चीज़ करें जिसको रिवाइज करने में ना आपको ईजी हो। आप जब पढ़े ना तो ये सोच के पढ़े कि क्या मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा, और अगर कर पाएंगे तो ही उसको पढ़े। ऐसे नहीं कि आप 1000 पेज की बुक लेके बैठ रहे हैं और फिर लास्ट तक नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब 100 पेज की बुक है, कुछ 200-300 तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बार-बार, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो आप कितनी बुक्स पढ़ लो वो नहीं आप उसका सही आंसर कर पाओगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपने किस बेसिस पे उसे चूज़ करा? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, और मैंने जब स्टार्ट किया था तो जैसे उस साल अक्षय जैन सर की और इन सब की वीडियोस जो थी वो बहुत यूट्यूब पे चलती थी, तो मैं देखती रहती थी उनको। तो मुझे लगा कि
उस हिसाब से फिर इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मेरा ये प्रायोरिटी है कि सिलेबस जो है वो कहीं पे कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, पहली चीज़ तो। दूसरा, उसकी टेस्ट सीरीज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, टॉपर्स की कॉपीज होनी चाहिए ताकि मैं रेफर कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें मुझे एंथ्रोपोलॉजी में लगी और उसका सिलेबस मुझे थोड़ा शॉर्ट लगा, तो फिर मैंने उसको चूज कर दिया। गुड इवनिंग मैम। हाँ माइंड सुनाई दिया लंबे समय को कैसे याद रखें? बार बार रिवाइज करने से ही याद रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको और मेन काम जैसे बोलते कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल पे आपको फोकस करना चाहिए ज़्यादा। तो आपने ऐसे के साथ कैसे डील किया, उसकी कैसे प्रैक्टिस की? ऐसे में तो मैंने बहुत ही, मुझे लगता है कि कम किया है। ऐसे में मैंने क्या किया था कि मैंने टॉपर्स की कॉपीज ली थी सबसे पहले। दूसरा, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मैं न्यूज़पेपर से मुझे ऐसे कुछ अच्छा इंसिडेंट लगा, जैसे कि जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि कोई हैदराबाद में जो वॉचमैन है वो 3 किलोमीटर तक बहुत ही स्पीड से ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए भाग रहे थे। कोई एम्बुलेंस बहुत इमरजेंसी से जा रही थी, तो उनका न्यूज़पेपर में आया था। तो मैंने वो चीज़ जो है एथिक्स और ऐसे दोनों के लिए ऐसे मैं साइड में उनके नोट्स बना ली थी, तो उसके लिए मैंने वो चीज़ ऐसे सॉर्ट आउट कर ली थी न्यूज़पेपर से। और स्टैटिक में जैसे कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। कुछ बुद्धा की कोई स्टोरी आप कहीं पे पढ़ रहे हैं अपने अपने जब आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तब कुछ ज्योग्राफी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है यार तो वहाँ यूज़ हो सकता है, या फिर ये बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है इस चीज़ को। जैसे कि बिपिन चंद्रा की बुक है, उसमें एक लाइन थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एंड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये आप पॉलिटी में भी यूज़ कर सकते हो कि मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ कैसा किया था, या पॉलिटी में कर सकते हो, गवर्नर और जो सीएम के जो फाइट है उसमें कर सकते हो आप यूज़। तो ये चीज़ें जो है ना स्पेसिफिक, ये मैं अलग से छांट के रखती थी। और टॉपर्स की जो कॉपीज है उनको रेफर करती थी मैं कि वो क्या लिख रहे हैं। टेलीग्राम पे 1-2 चैनल्स है जहाँ पे ना रोज रोज कई बार स्टोरीज आती हैं कि कुछ जो आप इंट्रो में दे सकते हो ऐसे के, तो उसमें से कोई आपको अच्छी लग जाए तो आप अपने वर्ड्स में छोटी सी आप साइड में लिख सकते हो। ये सब आप थ्रू आउट का वो करना है और एक्टिवली करना है। जैसे अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो पर आपको ऐसा लगा कि ये ऐसे में यूज आ सकता है, तो ऐसे एथिक्स के नोट्स आपके ऐसे साइड में हमेशा हैंडी होने चाहिए कि आप तुरंत उठाओ वो एग्जाम्पल ले लो। तो वो जो आपने हैंड रिटन खुद से लिखा हुआ होगा ना, वो आपको याद भी सही टाइम पे आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ पता नहीं, कोई स्ट्रैटेजी रखनी पड़ रही है कि ऐसे लिखना होता है। फिर आप कॉपीज देखोगे तो कई तरह की वो स्ट्रैटेजीज होती है ना कि आप इकोनॉमी पॉलिटी इन सबके डायमेंशंस पे लिख रहे हो, ये सब ज़्यादा डायमेंशंस कवर कर रहे हो आप, या टाइम के टर्म्स में लिख रहे हो। वो सब आप जब लिखोगे ना तब आप समझ जाओगे। और कंटेंट तो ऐसे ही किया होगा, ये आप कर सकते हो। बाकी कोई कोर्स, कोई कोचिंग का कोई अच्छा कोर्स है वो भी आप रेफर कर सकते हो, पर वो जो करो उसको रिवाइज करो, उस पर स्टिक करो। ऐसे नहीं हो कि ये अच्छा है अब ये कर लिया, अब मुझे वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लिया, बस नहीं करना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज अक्षता सिंह। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पहले 3 अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं रहे थे तो उनकी क्या मिस्टेक्स थी, और दूसरा क्वेश्चन है कि सारे सब्जेक्ट हमारे अच्छे नहीं हो सकते, तो जो वीक सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स वगैरह उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया? पहले तो जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था प्रीलिम्स का, वो मेरा प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था, मैंने दे दिया था बस। तो वो प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा। सेकंड वाले में प्रीलिम्स हो गया था मेरा, थर्ड मेंस भी क्वालिफाई हो गया था, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए थे, बट फाइनली मार्क्स अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरे मेंस के मार्क्स कम थे। तो इस वजह से वो वाला अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर प्रीलिम्स दिया फिर से, और ये वाला उसमें मेरा इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में टाइम बहुत कम था, और मेरा इंटरव्यू मुझे लगा था कि बहुत बुरा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया, क्या पता शायद हो जाता। तो मैं उस टाइम पे कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई, तो वो भी मैंने प्रीलिम्स ऐसे दे दिया था कि ठीक है, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। और ये फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला अटेम्प्ट मैंने ढंग से प्रीलिम्स और मेंस सबकी प्रिपरेशन करके उसके बाद दिया, वो प्रीलिम्स होने के बाद स्टार्ट किया था। तो ये गलती थी मेरी कि पहले वाले में, सेकंड वाले में मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी, तो मेंस में मार्क्स कम आए।
तो इस बार थोड़ा मेंस की प्रिपरेशन की, तो इस बार पिछली बार से बेटर था। दूसरा क्वेश्चन का सब्जेक्ट को अगर वीक हो तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले टॉपिक आपको ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मतलब बेशक ये आपके वीक को आपको फिर भी रिवाइज करके उसके टेस्ट देने पड़ेंगे। आप एक आध सब्जेक्ट आप ऐसा कर सकते हो कि चलो ये मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं, जैसे मेरा आर्ट एंड कल्चर था, वो इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, लास्ट तक नहीं था, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। पर आपको फिर ठीक है बाकी सब जगह वो करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। जैसे इस बार GS1 में आर्ट एंड कल्चर के 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री और बाकी ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उन सब की वजह से मेरे GS1 में मार्क्स सही आए। तो एक आध सब्जेक्ट आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप सारे करो, आपकी अच्छी रैंक आएगी अगर आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करते हो। मेरा नाम शिवा है, मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सी प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे मैंने 300 और 400 के लगभग की क्वेश्चन कर लिए और 70+ मैंने ऐसे लिख लिए, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा। जैसे मैं टेस्ट दे रही हूँ उसमें भी मेरे एक या दो क्वेश्चन तो परमानेंट छूट जाते हैं। जैसे RS में मैंने दिया था, मेंस इंटरव्यू दिया है मैंने, लेकिन उसमें मेंस में कितने नंबर आएंगे वो मेंस पर डिपेंड करेगा। इंटरव्यू तो अच्छा था, लेकिन RS में अच्छे से मैंने धो रहा था। जैसे 30 वर्ड में हमें कुछ पूछा है तो मैंने 100 वर्ड में पूछा है तो मैंने धो रहा है, लेकिन ये UPSC में नहीं हो रहा। मतलब UPSC की अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, आंसर सिर्फ क्यों। तो आपने UPSC के मॉक टेस्ट दिए हैं मेंस के? हाँ, तो उसमें आपके एक दो क्वेश्चन हर में छूट जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे स्टार्टिंग में शायद 4 क्वेश्चन छूटे थे, जब मैंने बहुत स्पीड से लिखा था। तो वो तो आपको स्टार्टिंग में तो छूटते हैं, फिर आप 4 से 3 करते हो, उनको 3 से 2 करते हो। काफी टाइम हो गया मुझे, लगभग 7-8 महीने हर रोज प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी क्वेश्चन 2 छूट ही रहे हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि चाहे लास्ट में मेरे आंसर्स की क्वालिटी में थोड़ी डिग्रेड कर दूँ, चाहे मैं हो सकता है कि मैं वहाँ पे 150 वर्ड लिखूँ कि वहाँ पे 130 लिखूँ, लेकिन मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी पेपर कंप्लीट होना ही होना चाहिए, उसके बाद आंसर्स की क्वालिटी आएगी। अगर आपने अच्छे आंसर्स लिखे हैं लेकिन आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो मुश्किल है, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए पेपर कंप्लीट होना पड़ेगा। आंसर्स की क्वालिटी आप लास्ट में आके थोड़ा डिग्रेड कर दो, अगर स्टार्टिंग हो रहा है वो लास्ट में जाते जाते आप उसको इम्प्रूव कर लोगे प्रिपरेशन में, पर आपको पेपर कंप्लीट करना तो पड़ेगा। Make notes from your newspapers. हिंदू मैंने मेरे प्रिपरेशन में हिंदू न्यूज़पेपर यूज किया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से भी आप कर सकते हो, किसी से भी कर लो, एक पिक कर लो। ऐसा होता है कि आज अगर इसमें वो न्यूज़ नहीं आया तो कल आ जाएगा, वो आर्टिकल दूसरी तरह से परसों उसमें आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। कोई भी एक कर लो, हिंदू जरूरी नहीं है, एक्सप्रेस कर लो। मैं तो हर दिन 2 घंटे तो रखती थी कि 2 घंटे में मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और मैं इनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाती थी। जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे एथिक्स के, या फिर कुछ मेंस में पॉलिटी में कुछ कोई डिबेट या कुछ ऐसा आया है, CM गवर्नर का कोई इंसिडेंट आया है, कुछ भी ऐसा मुझे लगता था तो मैं उसके अपने नोट्स में जाकर उसके नोट्स ही बनाती थी। तो मुझे 2 घंटे तो लगते थे, कभी कभार 2.5-3 घंटे भी हो जाते थे, पर वो वर्थ इट है मुझे लगता है, जिसमें मैं करती थी। My name is Shubhankar Suri, and I have 3 questions. First of all, ma'am, what was your revision strategy, and what were the mistakes which you think you should not have done, which मतलब कुछ वो आपके नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपको पहले लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, सीसेट वाला। तो सीसेट के लिए तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया ऐसा, तो मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा हमेशा से मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मेरे स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो मेरे लिए वो सिंपल था पेपर, तो मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं करी है। बट हाँ, लास्ट में मैंने ये परसेंटेज वगैरह वाले फॉर्मूले जो है ना
कि कई बार वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंगल इंटरेस्ट के एग्जैक्ट फॉर्मूले आपको याद तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो फॉर्मूले जरूर मैंने एक बार लिखे थे सारे कि अच्छा ये इंटरेस्ट निकालेंगे और भी कुछ और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए कौन से रिपीट और डुएबल है, ये जो थीम्स हैं डुएबल है, इजी है, उनके फॉर्मूले वगैरह लिख के उनको याद कर सकते हैं। तो सीसेट में तो मैथ्स तो उससे हो जाना चाहिए। और आपका क्या क्वेश्चन था कि क्या गलतियाँ की थी जो पहले नहीं हुआ, ऐसा कुछ? अब गलतियाँ तो ये की थी कि ढंग से डिसिप्लिन नहीं रखा, मतलब प्रैक्टिस नहीं की, अच्छे से पढ़ाई नहीं की। बाकी और जो एनसीलरी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में आसपास उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। और फिर अब डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो कभी दोस्तों से बात में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनसे बात कर लिया तो मैं 1 घंटे बात करती रहती हूँ, मतलब वैसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी मैं, इसलिए नहीं हुआ। और क्या आप क्या पूछ रहे थे? पहला क्वेश्चन इसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो रिवीजन में मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे सब्जेक्ट्स के कम से कम हर सब्जेक्ट के 5-5 रिवीजन करने हैं अपने बेसिक नोट्स के, और जो मैं कोई बुक रेफर कर रही हूँ। लेकिन बुक्स भी मैं हर सब्जेक्ट की रेफर नहीं करती थी, कोई लिमिटेड जो बुक्स है वही रेफर करती थी, और जो मेरे नोट्स थे उनके लिए मैं चाहती मुझे 5 to 6 रिवीजन करने हैं। तो एक तो ये मैंने चीज़ कि उस वैसे टाइम मैंने डिवाइड किया था कि इतने टाइम में ये रिवीजन हो जाना चाहिए ऐसे। अब वो टाइम के अंदर अगर मैं 1 महीना 4 सब्जेक्ट को दे रही हूँ तो उनमें आगे पीछे हो जाता था, लेकिन मैं 1 महीने को उतना ही रखती थी। ये नहीं सोचती थी कि मैं 1 महीने का रिवीजन 2 महीने में कर रही हूँ, वो मैं नहीं करती थी। तो वैसे और टेस्ट के थ्रू मेरा रिवीजन बहुत अच्छा होता था। मुझे पहले भी टेस्ट देना बहुत पड़ता, मैं हर रिवीजन के बाद टेस्ट देती थी, तो टेस्ट देना मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मैं पढ़ रही हूँ अच्छे से। और फिर टेस्ट के में भी पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए तो वो एक और मोटिवेशन था कि फिर से पढ़ने की जरूरत है कि अभी भी क्वेश्चन गलत हो गए। तो वैसे मैंने रिवीजन किया, बस और कोई स्ट्रैटेजी। और Good evening, ma'am. Myself, Manpreet Kaur from Patiala, Punjab. I want to know what was your strategy regarding as you said, yeah, basically what was your strategy about physical anthropology? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि आपके नोट्स लिमिटेड हो। सबसे पहले बहुत जगह पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, पहले आप नोट्स को लो और अपने हाथ से लिखो। और फिर उसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जैसे कई सारी स्पीसीज हैं, तो आप उनमें ना ऐसे समझने की कोशिश करो कि स्पीसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे उसको वैसे समझो कि ये बोन ऐसे डेवलप हुई है, तब वो बाइपेडल बने हैं, तब वो ऐसे चलने लगे हैं, अगर ये भी देखो शायद वो खाना भी बनाने लगे होंगे। वैसे आप खुद से सोच के आप इस चीज़ को समझ के करो तो ये हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि खुद कौन सी चीज़ें आप हर आंसर में जो है ना लिख सकते हो, जैसे आप हाइट वगैरह, बालों का कलर्स, या फिर बाइपेडल थे या नहीं थे, या फिर ये जो फेस की जॉज थी ये कैसी थी, या फिर जो ब्रेन का साइज था ये कैसा था, सिफेलिक इंडेक्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत ईजिली याद हो जाती है अगर आप 3-4 बार पढ़ते हो। और ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के हर क्वेश्चन में यूज हो जाती है, तो आप वहाँ से वैसे देख सकते हो। One more question, as you said, you rely solely on the notes of toppers like Christians, or you have some other sources of information? नहीं, टॉपर्स के नोट्स पे मैंने रिलाई नहीं किया, नोट्स को मैंने अपने ही बनाए थे अलग अलग सोर्सेज से। जैसे मैंने यूट्यूब पे ऐसे मुझे कुछ अच्छा मिल गया, जैसे आई थिंक मैंने मैपिंग का मैं पढ़ रही थी, मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की मैपिंग की वो देखे थे। फिर और मतलब मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे कुछ जस्ट सर्च कर लेती थी, मुझे जो भी चीज़ नहीं आ रही है यूट्यूब पे सर्च करती थी, और मुझे जिसके व्यूज़ अच्छे मिलते थे ना, जिस वीडियोज़ के कि इनके अच्छे व्यूज़ हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर का कुछ हो गया, तो मैं वहाँ से उनसे वहाँ पे पढ़ के नोट्स बना लेती थी मेरे खुद के, अपने हाथ से लिख लेती थी उसको। और फिर उसके बाद मुझे मैं टेस्ट देती थी तो वहाँ से कुछ नया मिला है, कोई नई चीज़ आई है, कोई फाइल से कोई और हुआ है, उसके बारे में मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको वापस अपने नोट्स में उसी जगह पे जाके ऐड कर लिया। और फिर जब हम उनको रिवाइज करते थे तो पूरे होलसम नोट्स हो जाते थे कि उसमें जो चीज़ें नहीं भी लिखी हैं वो न्यूज़पेपर से अगर कुछ नया मिला है वो मैं वहाँ पर जाके ऐड कर लेती थी। तो ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाए। टॉपर्स की कॉपी मैंने सिर्फ ये देखने के लिए किया कि वो कैसे आंसर लिख रहे हैं, और कई बार मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिल जाता था, जैसे कुछ एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे मिल जाते थे उनकी कॉपीज़ में, तो वो मैं अपने में भी ऐड कर लेती थी। तो वो सब तो आप कर सकते हो, पर फाउंडेशन उनका नोट्स नहीं है, फाउंडेशन नोट्स मेरी चीज़। बुक्स तो पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत बुक थी, उसी को ही वही मेन बुक थी, और हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा मैंने रेफर की थी,
ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बिपिन चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा। और एंशिएंट मेडाइवल के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास नोट्स ही मैं रिवाइज करके दे दूँ वही इनफ था। और टेस्ट सीरीज से मैंने उनको काफ़ी वो किया ऐड उसमें लैंग्वेज, तो वहाँ से मेरे एंशिएंट मेडाइवल के कोई नोट्स। और कौन से सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के लिए भी मैंने कोई यूट्यूब से ही पढ़ा था, कोई बुक रेफर नहीं की। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप ज्योग्राफी की, 11th की। आर्ट एंड कल्चर की भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा और कौन से, इकोनॉमी मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट था, तो मुझे उसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इकोनॉमी के मैंने बस करंट अफेयर्स के जरूर मैंने नोट्स में बना ली थी, तो इकोनॉमिक्स मेरा वैसे हुआ था। और कौन से सब्जेक्ट हैं? हाँ, साइंस एंड टेक के मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स ही बनाए थे खुद के, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है सिर्फ वही मैं नोट्स बनाती थी उसके एक अलग कॉपी। तो वैसे मैंने साइंस एंड टेक किया था। और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब मैंने यूट्यूब के कोई, अभी मुझे याद नहीं मैंने किसके देखे थे, क्योंकि मुझे जो भी बढ़िया लगते थे ऐसे ये सब अच्छा लगता है तो उसी का स्टार्ट करी मैं देखना। पर उसका देख के फिर मैं उसका देखती थी, ऐसे नहीं कि बस डिजास्टर मैनेजमेंट के पीछे पढ़ के 5-7 कोर्स देख लिए बार बार रिपीटेड चीज़ें, उससे फायदा नहीं होता। Now my last question is regarding SCIT. How you integrated different dimensions in your essay with the way forward from out of the box number one? ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स तो मैंने कुछ नहीं लिखा कभी, ना मैंने ऐसा कुछ तैयारी की, और ऐसा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स। और डायमेंशंस तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो यूपीएससी के थ्रू आउट, आप इतनी चीज़ें पढ़ते हो कि आप खुद से आप सिर्फ सब्जेक्ट के उस पर डायमेंशन देखना शुरू करते हो। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का डायमेंशन हो गया, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का डायमेंशन हो गया, एक पॉलिटी का हो गया, एक ज्योग्राफी का हो गया, एक आर्ट एंड कल्चर का डायमेंशन हो गया। आप हर चीज़ में इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो कि आपको इस पर आप जब लिखने जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि इनकी कमी है। बस आपको एक आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में, आपको एक थॉट आना चाहिए कि आप आर्ग्यूमेंट क्या दोगे, उसके बाद ही तो आप उस डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में एग्जाम्पल दोगे ना। तो एक आर्ग्यूमेंट वो आप जब पढ़ोगे ना, आप कॉपीज, बिलीव नहीं, वो आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ आप टॉपर्स की कॉपीज निकाल के आप पढ़ो कि उन्होंने क्या लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है, इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। There is a concept of thesis and antithesis in essay writing. What about antithesis? I'm a little bit confused about it. एंटीथीसिस तो ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि जैसे अभी वॉर है, जैसे वॉर हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि होना चाहिए वॉर, पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, या जो भी। एंटीथीसिस वो है कि नहीं, वॉर नहीं होना चाहिए, शांति से बात होनी चाहिए, हर चीज़ का अपोजिट। अब हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वही है थीसिस और एंटीथीसिस। वही हर टॉपिक में आपको सोचना है कि एक तो जो टॉपिक दिया है वैसा आप उसके फेवर में कुछ लिखना है, एक आप उसका कुछ एंटीथीसिस की नहीं, ऐसा हर जगह नहीं भी होता है, वही है बस एंटीथीसिस। Thank you. जय हिंद मैडम। मैं से आशीष फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे कि जितने भी सीरीज स्टूडेंट जो रिटायर्ड होते हैं वो बताते हैं कि जैसे कि बैच ज्वाइन करने के पहले, कोचिंग ज्वाइन करने के पहले एनसीईआरटी पहले पढ़ के आओ, या फिर जैसे बैच कोचिंग करने के बाद में पढ़ो। तो मेरा ये है कि जैसे कि मैंने अभी 2024 में दृष्टि से ऑनलाइन परचेज किया था, दृष्टि से एनसीईआरटी वाला बैच, तो उसमें क्या मेरा आधा अधूरा ही है वो, और मेरे को लगता है कि मतलब ज्वाइन करना चाहिए मेरे को। अब मतलब बैच जैसे कि टाइम भी हो रहा है, मेरी 20 एज हो गई है और से, और जैसे किसी के डियर चल रही है वो ये बड़ा प्रोग्राम है ये था, तो उसके हिसाब से क्या जैसे एनसीईआरटी को साथ में बैच के साथ में कंटिन्यू करना सही रहेगा या नहीं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। एनसीईआरटी का आपने कोई कोर्स किया था, आप ऐसे बोल रहे हैं? जी नहीं, तो उसके तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप हर चीज़ का कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे साथ साथ, तो ठीक है आपने कोर्स कर रखे हैं ना, जो कोर्स है एटलीस्ट उसको पढ़िए, आप वो वीडियोस को सारे देखिए, जो भी है, जो लेक्चर है वो सब लीजिए, तो वो चीज़ आप कर लेंगे, बस वो इनफ है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th-12th की, क्योंकि मैंने इतना मटेरियल ऑलरेडी बहुत जगह से हो गया था मेरे पास कि मुझे लगा कि एक तो टाइम भी नहीं था, ऊपर से मैं बहुत सिंसियर भी नहीं थी, तो मैंने नहीं पढ़ी है सारी एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को बहुत फायदा होता है कि एनसीईआरटी से वो बहुत लोग रेफर करते हैं। अब उनको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही टाइम निकाल के, मन तो नहीं करता, लेकिन अब सबके सोल्यूशन चाहिए। जैसे कि
जैसे कि पेज के जैसे लेक्चर के बाद में और न्यूज़पेपर वगैरह इसी वगैरह आंसर राइटिंग वगैरह सबको साथ में लेते हुए उस क्लास को जैसे वो भी 2 घंटे की लगभग क्लास होती है, तो उसको भी जैसे इसके साथ में कंटिन्यू रखना सही रहेगा या नहीं, उसमें जैसे आपके हिसाब से? अगर आपसे हो पा रहा है तो रखिए, कंटिन्यू करना मत रखिए, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब आप आराम से करिए, बस ज्यादा स्ट्रेस में नहीं। अगर आपको लगता है कि पेपर में टाइम लगेगा और मेरे बीच में टाइम है तो 2 घंटे के बाद में ले लेना क्लासेस, जब आप रिवाइज करो तब ले लेना, कोई जरूरी नहीं है अभी करना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंटेंट आप एक साथ पढ़ोगे तो याद रखने में भी डिफिकल्टी होगी ना। आप रोज की क्लासेस भी ले रहे हो, फिर एनसीईआरटी भी ले रहे हो, सेम अगर सिलेबस मैच हो रहा है तब तो फिर भी, लेकिन अगर अलग ही चीजें चल रही है और यहाँ पे अलग चल रहा है तो उतना नहीं वो खराब होगा, तो देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कैसे समराइज करें जिससे आंसर मतलब एट्रैक्टिव भी लगे, लाइक फ्लो चार्ट्स वगैरह ठीक है, बट उसके अलावा होता है ना कि ये चीज़ भी लगता है, ये चीज़ छूट रही है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जब आप आंसर लिखते हैं ना तो आपको ये देखना है कि 10 नंबर का आंसर है तो मुझे इसको सिर्फ 6.5 या 7 ही मिनट देने हैं, तो आप जब आंसर लिखेंगे उस 6-7 मिनट में आपको जो दिमाग में आएगा वो पॉइंट लिख दीजिए आप, बस ये भी छूट रहा है, भी छूट रहा है, अगर आप ये सोचेंगे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। और ये जो अभी आपने बताया कि सही है, 5 ईयर के क्वेश्चन सेम स्ट्रेटजी मीन्स के लिए आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना उनको आप हर दिन यूज कर सकते हैं कि आप हर एक किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें, पर पेपर देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मीन्स के देखनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि किस लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्या डेप्थ में आपको तैयारी करनी है किसी टॉपिक पे, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको लग रहा है कि आपको प्रीलिम्स अच्छे सब्जेक्ट से कवर हो सकता है, बट मीन्स कि आप उतना प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो वह टाइम आपको कंटिन्यू करना चाहिए या स्किप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो और मेंस के लिए नहीं हो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम आपको ये बता देगा कि आपको अगले मेंस में कैसे तैयारी करनी है। और जैसे ऐसे जो होता है ना कि लाइक इंटरव्यू में जब आप चले जाते हैं इंटरव्यू में आपके अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना है कि कम अटेम्प्ट्स के साथ में आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट होता है, तो मैम ये ठीक बात है या नहीं है? मुझे ऐसा लगा था, मेरा लास्ट इंटरव्यू जो था तो मैं 24 ईयर्स की थी और मेरा सेकंड ईयर 10 था और मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए थे सर ने, लेकिन इस बार भी मुझे अच्छे नंबर दिए, मतलब पिछली बार 195 थे, इस बार 190 थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात से। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, आपके कैसे इंटेंशन से, क्या आप ईमानदार हो, जो आप बोल रहे हो उस बात में आप ईमानदार हो, आप पावर हंग्री तो नहीं हो, वो आप चाहे आप जवान हो चाहे आपके ज़्यादा टाइम जो भी उस बात से उस पर फर्क नहीं पड़ता। अगर कमी एज में आपके अंदर वो मेच्योरिटी है जो देखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर वो आपको मौका देंगे, तो उससे मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क। थैंक यू। नमस्ते मैम, दूसरा क्या तैयारी के दौरान आपका क्या डेली रूटीन रहा? डेली रूटीन तो मैं उससे मेरा ये था कि मैं सबसे पहले उठ के पढ़ना शुरू कर देती, क्योंकि मैं बाद में जाते जाते ना थोड़ा लेजी हो जाती थी। मुझे पता था कि मैं शाम को रात को इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, तो सुबह उठते ही मेरा ये कहता था कि मैं जाके पढ़ूंगी एटलीस्ट 2-3 घंटे, तो ऊपर वाले का मतलब एक अलग रूम था ऊपर वाला, उसमें मैं जाके पढ़ती थी। और फिर उसके बाद बीच में मन करता था तो मैं कभी नीचे आ रही कुछ खा लेती थी 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद फिर ऐसे कभी 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर लंच करने चले गए, फिर रेस्ट कर लिया, फिर शाम को पढ़ लिया, ऐसे करके अराउंड 8 से 9 घंटे ऑलमोस्ट मतलब दिन में निकाल रही हूँ। एक बार बहुत कम भी हो जाता है, एक बार 4 घंटे भी हो जाते हैं। मैं अभी कोचिंग स्टार्टिंग की है, तैयारी कर रहा हूँ स्टार्टिंग अभी, तो ऐसे ये बात को ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम क्लियर होता है। कोचिंग स्टार्ट है, तैयारी मतलब स्टेज या तो क्या
बातों पे ध्यान रखना है अटेंडमेंट क्लियर करो। मेंस की तैयारी कर लो, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स पे ऐसे नहीं, मेंस के शॉर्ट नोट्स आपके प्रीलिम्स से पहले तैयार होने चाहिए। तो अगर मेंस के शॉर्ट नोट्स आपके प्रीलिम्स से पहले तैयार है और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी है तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फर्स्ट में करना है। और टेस्ट पेपर्स देने में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी। फिर मेंस के कम से कम 30 टेस्ट पेपर और प्रीलिम्स के कम से कम 30 टेस्ट पेपर, दोनों के 30 होने चाहिए आपके फाइनल पेपर में उसके पहले। मैं मेरा नाम रोहित है, से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मेरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मतलब टाइम मैनेजमेंट आवर्स के हिसाब से करें, वीकली करें, मंथली करें। आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट देखो नहीं होता है। कई बार हम जो गोल सेट करते हैं ना वो अनरियलिस्टिक भी होता है, वो थोड़े ज़्यादा भी होते हैं। कई बार हम ही उसमें थोड़ा लेजी करके टाइम पास कर देते हैं, नहीं होता है। मेरा भी नहीं होता था, मैं तो डिसाइड करती थी उसका शायद 10% भी नहीं करती थी पूरे दिन में। लेकिन आपका ये होना चाहिए कि जो आपने ये रिवीजन का टाइम बना लिया, आपका एक्सपेक्ट होना चाहिए कि आपको इतने टाइम में इतने रिवीजन करने ही है उस सब्जेक्ट के। तो अगर आपने एक दिन थोड़ा कम कर दिया, आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे आप एक्स्ट्रा टाइम लेके वो चीज़ करो कवर, तो वो तो करना पड़ेगा। अब कोचिंग के टाइम पे क्या होता है कि आप पहले क्लासेस ले लो दोपहर तक, उसके बाद शाम को आपके पास खुद से पढ़ने के लिए और सब कुछ करने के लिए थोड़ा टाइम कम हो जाता है। तो वो एक चैलेंज है और मैंने कोचिंग नहीं लिया तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी शायद आपको अच्छे से। और क्या कुछ मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है ना, मैंने अभी चालू की है बस, अब मैं ना सेकंड ईयर में, वो भी पहले सब सब्जेक्ट है यहाँ से राजस्थान कॉलेज से। मेरे को ये बताओ 2023 में जाना है मेरे को, तो ऐसे बताओ कि शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि मैं एक क्लास में पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी मतलब इम्पोर्टेंट पूरी है तो ना पूरी हो। 2028 में देना ना, तो अभी उसमें तो आप कोचिंग में लीजिए और अपने नोट्स लिख लीजिए। अब वो जो क्लासेस आप ले रहे हैं ना उससे अपने नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखे हुए। इतना तो आप कर लेंगे क्लासेस में जो। हाँ बस, और जब एक कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं कि इनफ टाइम है 2028 तक। तो तब उसके बाद हाँ मैं साथ में है ना, मतलब एसएससी सीजीएल की भी कोचिंग करना चाहता हूँ। मतलब 2028 तक यार जॉब तो चाहिए, थोड़ी सी मतलब एज में जॉब लेना एक बहुत अच्छी बात है। फिर कैसे टाइम मैनेज होगा? हाँ मैं एसएससी से अपना, तो इसमें मैथ आती है तो मैथ मेरी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, इंग्लिश मेरी एसएससी से कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे टाइम मैनेजमेंट दोस्त कर देते हैं मेरा खराब की 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और मतलब बीच में ले जाते हैं चलने घूमने चलने। एग्जाम ऐसे नहीं होता है कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको वो चीज करने के लिए आपको पूरा फोकस से उसको देना पड़ेगा। हमें मतलब जीएस है भाई, तो उसमें भी जीएस है, जीएस है और इसमें ठीक है, उसमें ऊपर से तब इसमें कम आ जाती है और जीएस। अगर आपको लगता है कि सिलेबस ओवरलैप हो रहा है और आपको ज्यादा नुकसान नहीं है तो आप कर लीजिए। मैंने एसएससी का सिलेबस और इसे देखा नहीं है। मैं सेम सही इसलिए ऑलरेडी एसएससी में पोस्टेड है, ये लोग भी थी ना ऑलरेडी लिखते हैं तो उस टाइम पे जो पॉइंट होते हैं वो रिकॉल नहीं हो पाते। वो जैसे मैडम बात निकलती है तो सारे पॉइंट एक ही दिमाग में आ जाते हैं, तो पॉइंट की लोकेशन थोड़ी गड़बड़ है। पॉइंट्स लोकेशन गड़बड़ है, एग्जाम के टाइम पॉइंट आते हैं एग्जाम हॉल के बाद याद आ जाता है। पर कुछ तो आते होंगे, मान लो आपने 10 पॉइंट पढ़े, 3-4 याद आते होंगे। आप डायमेंशन भी सोच के रख सकते हो कि जैसे मुझे एक पॉलिटिकल डायमेंशन देना है इसमें कि इस टॉपिक की वजह से पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो सकती है, ये मुझे कुछ ज्योग्राफी का या कुछ एनवायरनमेंट का डायमेंशन देना है कि ये चीज़ मुझसे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे सोच के भी आप अप्रोच कर सकते हो। कुछ लोग तो बना के रखते हैं ना एक मतलब शॉर्ट टर्म्स में ऐसे
फिर आपका डायमेंशन तो लिखना ही है, जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ नाम नहीं ऐसे लिखा। हाँ ऐसे स्पीक नोट की कोई सोसाइटी के ऊपर एक पॉइंट लिखना ही है हमें, सोसाइटी से कैसे इम्पैक्ट होगी, पॉलिटिक्स कैसे इससे इम्पैक्ट होगी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह या फिर उसको कैसे इफेक्ट करेगा। नहीं तो अपने दिमाग में वो एक रख सकते हो, टॉपिक देखते ही क्या चीज़ इससे रिलेट होगी वैसे लिख सकते हो, वरना आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में पॉइंट्स आ ही जाएंगे, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें होंगी आपके दिमाग में, तो आप जैसे ही पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा कि हाँ एनवायरमेंट में भी इससे इफेक्ट हो सकता है, पॉलिटी में भी इससे हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ऐसे आपको याद आ जाएगा। हैंडराइटिंग तो मैं इस पर स्पेशल एम्फेसिस देना चाहूँगी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लेजिबल होनी चाहिए, मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो भी पेपर चेक कर रहा है उसको वो कितना एफर्ट्स लगाएगा पेपर पढ़ने के लिए, तो आपकी थोड़ी क्लीन पेपर होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इसको आप थोड़ा इस पर ध्यान दे सकते हैं आंसर राइटिंग में। हो नहीं पा रही देखो, अब ऐसे थोड़े थोड़े एफर्ट्स में होंगी चीज़ें, तो आप जैसे पिछले बार से इस बार थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो, सोच के रखो कि मैं इस वर्ड को ऐसे लिख रहा हूँ तो ये वर्ड लिखते हुए मुझे ध्यान से करना है, अगला पेपर हो तो आपका माइंड में ये सब चीज़ वही होनी चाहिए, तो धीरे धीरे आप उसको जब आप कर लोगे तब कोई नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करके कि मुझे अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ऐसे पॉइंट लगा के मैं एरो लगा के लिखूँ तो शायद ये लाइन मुझे ज़्यादा अच्छी लगे, ज़्यादा सुंदर देखने में ज़्यादा ठीक है, यहाँ पे राइट मुझे लिखना भी इसमें जैसे ज़रूरी नहीं आपको 2 के पेज पूरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप इस तरह से डायग्राम बनाइए कि आपको लिखने की जगह जो है वो थोड़ी कम हो, ताकि आप थोड़ा ढंग से राइटिंग भी लिख पाएँ, तो ये सब तो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा और इसको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे करंट के अंदर जैसे न्यूज़पेपर के लिए मानते हैं, न्यूज़पेपर हुआ कोचिंग की तरफ से भी कई सारी क्लासेस मिल जाती हैं हमें, मैगजीन हो गई, अपना सब वही आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है सर, और जैसे अगर आप मैगजीन आप कोचिंग से मैगजीन ले लो ना, आप उनको पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में मत पढ़ो, चाहे आप अपनी रीड के लिए पढ़ सकते हो कि आप दिन में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आपको मन में पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, लेकिन आप एक ही चीज़ पे फोकस करो, अगर आप मैगजीन से अपना यूपीएससी का रिविजन कर रहे हो तो उसी से करो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसी से आप नोट्स बनाते हो तो उसी से बनाओ, ऐसे नहीं है कि आपने हर कोई 2-4 कोचिंग्स की मैगजीन खरीद के चारों पढ़ रहे हो, उसका रिविजन करना है। न्यूज़पेपर से ऐसे सब बोलते हैं कि अब एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, हाँ तो वो तो मैगजीन में भी आते होंगे ना, मैगजीन में भी तो एथिकल पार्ट और ऐसे करके अलग अलग सब मैगजीन वाले देते हैं कि ये चीज़ एथिक्स के लिए आप टाइम पे होती है। हेलो मैं मतलब यूपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड को पहचानना चाहिए अपन, उस ट्रेंड के एक ट्रेंड होता है ट्रेंड क्वेश्चंस का, उसको पहचानना चाहिए, उससे अपन ये सोच सकते हैं कि अगली बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में करेंगे ऐसा। फिर में ऐसा भी कहा जाता है यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो मैंने इसमें किसी बैलेंस बिठा है, ट्रेंड होता भी ऐसा कुछ या नहीं कहते ट्रेंड तो कहीं कहीं होता है, लेकिन उसको ज़्यादा फायदा नहीं आपको करना सब कुछ होता है। अब जैसे मैंने क्वालिटी के पेपर दिए थे पिछले 4-5 साल के, तो उसमें 2-3 जो कंट्रीज है उनका हर साल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इस साल यूएसए का आया है, तो अगले साल यूके का आ गया, उस साल फ्रांस का, फिर वही पैटर्न है यूएसए यूके फ्रांस, तो मुझे इस बार पता था कि यूएस का क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि पिछले साल शायद यूके या कुछ आया था, और 2022 में शायद फ्रांस का कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया वो आया था, और पिछले साल यूके आया था, तो इस साल मुझे पता कि यूएसए पे आएगा और आया था एक क्वेश्चन यूएसए के साथ क्वालिटी में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि अगर वो 2-3 कुछ रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हो सकता है इस बार ये थीम आए, तो वैसे कुछ आती है चीज़ें, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी अगर आपने पूरा सिलेबस किया हुआ है तो भी आप कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मेरे से अगला डाउट ये है कि अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, तो अपन कोई टॉपिक अच्छा समझ में आ रहा है तो अपन उसको बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हैं, और जो समझ में आ रहा है उसको अपन कम पढ़ते हैं, तो आप मतलब किस हद तक पढ़ते थे किसी टॉपिक को, जो टीचर ने बताया वही काफ़ी है या आप ही अपना कुछ ऐड करते थे कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से? तो डिपेंड करता है अगर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई
टॉपिक पढ़ा है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है मेरे पास नोट्स है। अगर मैंने देखा कि पेपर में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डेप्थ से आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में और पढ़ने की ज़रूरत है, तब तो मैं पढ़ती थी और मैं वहीं से ही पढ़ लेती थी। जैसे मैंने टेस्ट में दिया है, टेस्ट में कुछ आया है और फिर उसके बाद नीचे उसके सॉल्यूशन में वो भी होते थे कि इसका क्या, कैसे, इसको क्या आंसर है, क्या सही है, तो उसको मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, तो वैसे डेप्थ आ गई मेरे नोट्स में। तो वो आप क्वेश्चन प्रीवियस पेपर देखोगे उससे आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक को मैं कितनी डेप्थ में पढ़ना है। मैं मामला ये है कि जैसे आपने फनी सा क्वेश्चन है, आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मैम आपने ट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन तो बनते ही हैं, तो मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आपके आसपास जो लोग होने चाहिए ना वो अच्छे होने चाहिए, मतलब उनकी अच्छी वाइब्स होनी चाहिए, अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, तो वो ठीक है। डिस्ट्रैक्शन क्योंकि आपको थोड़ा एक आउट ऑफ द प्रिपरेशन आप ले जाते हैं, आपको फील कराते हैं कि जिंदगी सिर्फ यूपीएससी नहीं है, इसके अलावा भी लाइफ है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अपने आप से अपने एक रेगुलेशन होना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी ही करेगा, ऐसे नहीं है कि बस प्रायोरिटी और प्रिपरेशन नहीं है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम है तब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिलो, उसके अलावा तो यही है, उसको तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे आप वहाँ पे जाके आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। मैम करंटली आई एम 17 और मैं अपना फर्स्ट टाइम 2029 करूँगा, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमको करियर प्लेयर्स और मेडिटेशन वगैरह कौन से हिसाब से प्रेफर करनी चाहिए अगर अपना फर्स्ट टाइम 2029 का, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए थोड़ा इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार की प्रीलिम्स और मेंस अगर मेरा क्या अगर इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसी कौन सी ऑफिसर है क्वालिटीज़ है जो कि किसी एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही अपने एटीट्यूड में अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे कि कोई इंटरव्यू उसको इजीनेस हो उस एस्पिरेंट को। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ना वो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, वो आप जब हार्ड टाइम्स के थ्रू से जाते हो, जब आपने ऐसी चीज़ें फेस की होती है जो मुश्किल होती है, तो आपके अंदर अपने आप ही आ जाती है, तो आप वहाँ पर उनसे कैसे डील करते हो, वो आपका पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड उस चीज़ से बनता है। तो उसके लिए तो मुझे ये लगता है कि आप ज़्यादा चीज़ें करें, आपका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, आपने मतलब कोशिश करते रहना चाहिए, आप हर पॉइंट पर बस एक कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कोच का वही रूटीन है, अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए, उससे बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर अपने आप ऐसे डेवलप हो जाएंगी। तो अगर मैं स्पेसिफिक अगर पॉइंट आउट करूँ तो जैसे मुझे लगता है कि आप जेन्युइन इंसान होने चाहिए, आप ऐसा नहीं हो कि आप बोल कुछ रहे हो लेकिन आप मन में कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं ये सब चीज़ें, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आप मन में कुछ और सोच रहे हो और आप उनको आंसर कुछ और कर रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि आप डिसऑनेस्ट हो अपने आंसर से, तो वो सबसे पहला साइन है कि वो आपको नहीं लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ऑनेस्टी। उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि आप थोड़े से हम्बल होने चाहिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा जैसे ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में एक लाइन होती है, तो वो आपको हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, तो वो एक चीज़ है जो वो लोग देखते हैं। और आप हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी होने चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरा नहीं हुआ तो मैं तो मर ही जाऊँगा, ये चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपका एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए। तो आपका एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे अच्छा काम करना है, तो यूपीएससी के थ्रू मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगा, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपके एटीट्यूड में उनको दिखनी चाहिए, तो वो आप जैसे जैसे आप जो आपका एक्सपोजर होगा उससे डेवलप इंटरव्यू। तो आप अभी तो मुझे लगता है आप न्यूज़पेपर से पढ़िए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लीजिए स्टार्ट टू एंड पूरा न्यूज़पेपर, और 2029 में आप प्रीलिम्स देंगे तो 2027 से आप कर सकते हैं कि आप प्रॉपर अपना कंटेंट बना रहे हैं करंट अफेयर्स का, क्योंकि 2 साल के आई थिंक इनफ है, और आप पहले पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में भी रहेंगी, तो 2027 से आप कर लीजिएगा, चाहे मैगजीन लेवल करें चाहे न्यूज़पेपर ही करें, कि मेन सोर्स पर सबसे ज़्यादा
सवाल ये है कि बैकग्राउंड कितनी भूमिका निभाता है इसमें, और एक ये है कि मैं जब हम सिलेबस पढ़ते रहते हैं पूरे दिन, तो लास्ट में जाके एग्जाम को ऐसा लगने लगता है कि हटाओ इसको, तो फिर उस टाइम पे हम जैसे किसी भी हमारी रुचि होती है तो वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्या, मतलब डेली उसके लिए 1 घंटे निकाल सकते हैं क्या सिलेबस पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप निकाल सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो निकालो, तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, आपको यूट्यूब पे कुछ देखना है वो देख लो 1 घंटा, मतलब कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि 24 घंटे पढ़ना ही है, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है जो अच्छा लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और आपने क्या पूछा उससे पहले कि बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मुझे लगता है कि जैसे यूपीएससी की जर्नी ना बहुत लंबी होती है और बहुत बार आप मॉक टेस्ट देते हो, अच्छे मार्क्स नहीं आते, या फिर तब भी आप बहुत डीमोटिवेटिंग होती है बहुत पॉइंट्स का, आपको लगता है कि तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है वो इस टाइप की रही है कि आप गिव अप नहीं करते हो, तो ये थोड़ा सा यूपीएससी आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता, उतना चैलेंजिंग नहीं होता है कि आप गिव अप नहीं करते हो। तो बैकग्राउंड तो मुझे लगता है अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशंस के थ्रू गए हो तो ज़्यादा अच्छा है और अच्छा है, लेकिन इस प्रिपरेशन के थ्रू भी आप बहुत कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से चले जाते हो। तो बस आपको यही इंश्योर करना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, एक अटेम्प्ट मुझे अपना अच्छे से तैयारी करके देना है। अगर आपने दे दिया है तो उसके बाद आप छोड़ सकते हो, नहीं दिया है तो फिर मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, करते रहना चाहिए, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का थोड़ा कंटेंट कम अवेलेबल है, जैसे करंट अफेयर्स के लिए भी आप देखो तो ये कोचिंग्स जो है वो ज़्यादातर जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस हर दिन देती है वो इंग्लिश में देती है, और मैगजीन्स तो हिंदी में भी आती होती है वैसे, पर हाँ मुझे लगता है हिंदी में लिखना भी थोड़ा सा होता है कंपैरेटिवली, इंग्लिश में जितना फास्ट हम लिख सकते हैं हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, तो थोड़ा है वो चैलेंज तो है हिंदी वालों के, पर इसका क्या सजेशन होगा तो हिंदी रीडिंग वाले शायद ज़्यादा बता पाएंगे। जैसे बाहर निकलते ना घर से एजुकेशन के लिए तो समझ में आता है कि बहुत साइंस नॉर्मल है इतना अपन कर नहीं सकते, टीचर्स बहुत सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है सारी चीज़ें बताते हैं कि फ्यूचर केस क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का क्या रोल है, कैसे लोग पास बनाते हैं, सारी चीज़ें फिर ऐसा लगता है सिस्टम में चाहते हैं कुछ कर ही नहीं सकते, पर कुछ आ ही नहीं सकते, तो ऐसा डिमोटिवेशन होता है कि अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या ही फायदा इस सब करके, तो इसलिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है स्टार्टिंग में होता है, वो मोटिवेशन कहाँ से क्या ये एटीट्यूड डिफरेंस ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। अब मान लो कि आप कोई भी कुछ भी ऑफिसर होगे, चाहे आप हो सकता है आप एक कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो किसी वजह से उलझा हुआ है, लेकिन कोई तो दूसरा तो काम होगा जो आप कर सकते हो अच्छे से, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैम जिसके पहले काम में बात की सारे बताते थे कॉपी से ही सारे गवर्नमेंट चीज़ें बताते थे, यूरोपेट्स भी तो इसमें शामिल होते ना, वो तो उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर तो सारी चीज़ों का प्रेशर होता है ना कि आप नहीं कर सकते, तो फिर मैम वो तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत सारा काम भी करते हैं, अच्छा काम, वो भी शायद अब जैसे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, ज़्यादा आती है उसमें, लेकिन बहुत सारे आप मुझे बता देंगे ना तो हर दिन बस ब्यूरोक्रेट्स का वो आता है कि उन्होंने अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पोस्टेड थे इस चीज़ में इतना अच्छा काम किया है, तो वो चीज़ आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है वहाँ से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सुसाइड का क्या है कि जैसे अभी कोई डिसीजन देना चाहे तो इस हमारे बात स्टार्ट करें तो उसकी से चल सकते हैं गलती से अगर मैथ्स वीक है तो आप हर हफ्ते में मुझे लगता है 1-2 घंटा निकाल लो, किसी भी चाहे संडे में निकाल लो, चाहे पर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर मैथ्स आपका तो ऐसा लगता है आपको वीक है, और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब ईजी आते हैं, उस पर भी बहुत फोकस कर सकते हैं कि मतलब जो एक कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ो तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके साथ साथ हो ही जाते हैं, तो वो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है तो वहाँ से देख सकते हो।
रील्स के तो थीम वाइज नोट्स बनाए थे, मतलब जो टॉपिक है सारे उनके वैसे नोट्स, जैसे अगर सपोज मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी का सिग्निफिकेंस और कॉजेस क्या थे वो सब मैंने छोटे से इतने से क्वेश्चन पे किए। फिर बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद जैसे जैसे जिस टाइमलाइन पे वो हुए उसी टाइमलाइन की नोट्स बनाते हैं। कुछ वेरिएशन किया तो वहीं पे साइड में छोटा सा लिख दिया। और क्या पूछा मॉडल आंसर मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा मैंने प्रिपेयर नहीं किया कि क्वेश्चन ऐसा आया तो मुझे ऐसा आंसर लिखना है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे सिर्फ ये था कि मैं अपना कंटेंट पूरा रिवाइज कर लूँ तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ चीज़ें आ ही जाएंगी। मुझे क्वेश्चन आएगा अगर मुझे समझ में आ गई चीज़ें तो मैं लिख दूँगी। तो बस वैसे ही सोच के मैं रिवाइज कर मॉडल Good evening, ma'am. First of all, congratulations. First question ये हो कि जो आपने मेन आंसर दिए तो पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया मैंने जो पॉइंट्स फॉर्मेट में ही मेरा पैरा फॉर्मेट में नहीं बट मैम अगर कोई पैराग्राफ में मैंने तो किसी के आंसर से पैरा फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं, लेकिन शायद कुछ टॉपिक्स के आंसर्स हैं, शायद तीनों भी नाम के पैरा में आंसर्स हैं मैंने सुना, तो और भी किसी के इस साल में मैंने सुना है। लेकिन पॉइंट्स में लिखना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही होता है। अगर कोई पैरा में लिख रहा है तो उसका क्या टेक्निक्स है, कैसे क्या कैसा लिख रहा है, उनसे आप स्पेसिफिक बात कर सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है जो वीडियो पर आंसर राइटिंग स्पीड, हाँ प्रैक्टिस ही है इसका तो सॉल्यूशन। आपको बहुत जल्दी टाइम लिमिट में आपको सीखना पड़ेगा कि आप 7 मिनट, अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7 मिनट से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपको एक आंख आपकी घड़ी पे हमेशा ही होनी चाहिए जो आप आंसर लिख रहे हैं, तो 7 मिनट होते ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। उसका जल्दी से कंक्लूजन लिखना है आपको 30 सेकेंड और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है, बस यही सॉल्यूशन है। तो धीरे धीरे आप बार बार ये चीज़ रिपीट करेंगे तो आपके आंसर्स की क्वालिटी भी ठीक होती जाएगी। पिछली बार के मेंस में मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। पहली बार हर पेपर में मेरा एक ग्रेडेड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे छूटे थे और ऑप्शनल में शायद मैंने 30 नंबर का खुद ही छोड़ दिया था। तो इस वजह से मैंने उसमें मार्क्स बनाए और कुछ मतलब बेसिक चीज़ों पे मैं हमेशा ऐसे फोकस करती थी जब भी मैं आंसर लिखती थी। तो जैसे कि मेरा पूरा जो स्पेस दिया है मैं पूरा उसको यूज़ करती थी कि मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं एंड तक पूरा लिखूँ और मैं सोचती थी कि अच्छी राइटिंग में लिखूँगी, अगर मेरा क्लीन होना चाहिए एटलीस्ट जो मैं लिख रही हूँ वो पढ़ने में आएगी। फिर मैंने इंट्रो और कंक्लूजन्स के लिए जैसे मैंने कुछ चीज़ें सोची थी कि मैं जैसे मैंने SDGs वगैरह मुझे सारे याद थे, कोई ना कोई टॉपिक आता है तो किसी न किसी SDGs से रिलेट हो ही जाता है। तो आप जब उसका कंक्लूजन लिखोगे तो आप वहाँ पे SDGs को भी कि हाँ ये जो डायरेक्शन है वो हमें इस SDG के पास भी जाने में बहुत हेल्प करेंगे। और हम ऐसे इकोनॉमी में जैसे हमारे गोल्स हैं कुछ कि जैसे कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, 2027 तक जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये गोल्स है ये आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसा ऐसा किया तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। ये सब चीज़ें आप जो है ना वो हर सब्जेक्ट वाइज कि हमारे क्या गोल्स हैं वो आप कंक्लूजन के लिए आप SDGs गोल्स कुछ फंडामेंटल राइट्स को कोट करना, जैसे IR के लिए आप जैसे आर्टिकल 51 जो है वो स्पेसिफिकली मीडिएशन और इन सब पे फोकस करता है वो आप IR में कोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कंक्लूजन में मैं यूज़ करती हूँ तो वो आप स्पेसिफिक ले सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम से हुई है और 9 से ग्रेजुएशन पूरा इंग्लिश मीडियम से हुआ है। तो मैं अभी हिंदी मीडियम से ले रहा हूँ कैंपस। तो मेरा जो कंफ्यूजन ये है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए या कोई डिग्री से क्लियर स्कूल की कौन से मीडियम में करना चाहिए। इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी है। मैम 8th क्लास से इंग्लिश में आपकी कमांड ज़्यादा हिंदी में अच्छी है इंग्लिश में अच्छी है। मैं हिंदी में ले रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे इंग्लिश से देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैं इंग्लिश से बेटर तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कमांड आपकी किसमें है। ऐसा ना हो कि आपका प्रिपरेशन का टाइम जो वो लैंग्वेज सीखने में ही उसी को ठीक से करने चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से जिससे आपको लगता है कि इसमें मैं ज़्यादा अच्छे आंसर लिख पाऊँगा या मेरे पास ज़्यादा इसमें ज़्यादा अच्छा बेहतर है, चाहे थोड़ा भी बेहतर है, इसको आप सेलेक्ट करें। 60% हिंदी में चल रहा है लेकिन 40% ऐसा रहा है कि इंग्लिश में थोड़ा तो अच्छा करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूँगी और आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो फिर मतलब सपोज आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कैसे बोलूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है इंग्लिश मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम से थोड़ा ठीक पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी में लिखना मैंने लिख के लिखा है हमारे पास और थोड़ा स्पीड उसमें कम हो जाती है। आपको थोड़ा या तो अगर आप हिंदी में कमांड आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं। इसमें राइटिंग में भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर में लिख रहे हैं तो हिंदी में एक लाइन को लिखना पड़ता है और इंग्लिश में एक वर्ड में बता सकते हैं 10 में। क्या इंग्लिश में हिंदी आंसर लिखते टाइम ऐसा लगता है कि हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा एक लाइन लिखनी पड़ती है और इंग्लिश में वर्ड बता सकते हैं। आप अपना एक बार डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है, उसके बाद आप ये मत सोचो कि इंग्लिश में लिखते हुए कि इंग्लिश में ये ज़्यादा अच्छे से लिखा जाता है हिंदी में लिखा जाता है, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में आपको किसी ने हिंदी में पढ़ा है किसी इंग्लिश में लगेगा। तो एक बार डिसाइड कर लो, बार बार नहीं सोचो इस बारे में। एक बार आप डिसाइड कर लो कि दोनों में से कौन सा आपका ज़्यादा अच्छी कमांड है और उस पर फोकस करो, उसकी कमियाँ निकालने की दूर करने की कोशिश करो। ऐसे मत सोचो कि इंग्लिश में ये आंसर मैं ऐसा लिख लेगा। थैंक यू। मैं मतलब जब एग्जाम पास में आती है, वैसे इस बार मैथ तो नहीं दे रहा, मेरे कुछ फ्रेंड है ठीक है नहीं सच में उनको है ना बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि इस बार कुछ नहीं हुआ तो फिर खत्म। तो वो नहीं तो प्रिपरेशन अगर मेहनत से मतलब सही से करे होता है ना कि यानी 2-3 साल मेहनत करी अगर ईमानदारी से तो प्रेशर फील होता ही है वो। अब जिसने नहीं करी उसको तो नहीं होगा, लेकिन जिसने करी है ना उसको प्रेशर फील होता ही है। तो वो प्रेशर हैंडल कैसे करे? सच में बता रहा हूँ कि 2-3 दोस्त हैं मेरे वो अभी है डिप्रेशन में, वो 25वें का एग्जाम है। मैंने उनको बोल दिया मतलब फिर भी क्या है, फिर मुझे लगता है कि सब मेरा नंबर है। तो प्रेशर हैंडल कैसे करें एग्जाम टाइम को? मुझे ऐसा लगता है कि आप हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, उनको इतना बड़ा बनाने तो पारिवारिक माहौल कैसा है और हमारा समाज कैसा है, तो ऐसे पूछते क्या हुआ तेरा, तो उसी में आपको जो है ना उसमें हमारी करती थोड़ी है। आप ऐसे पूछ रहे हो कि आपका क्या हुआ? मतलब लोगों पे फोकस करेंगे तो कैसे चलेगा? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ कमी लगती है, तो उस पर ज़्यादा मत सोचो लोग क्या बोल रहे हैं। और आप ऐसे लोगों के आसपास रहो जिनकी एनर्जी अच्छी हो, जो पॉजिटिव एक दूसरे को कुछ अच्छा समझाएंगे, ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसे टाइप के लोग होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए पता नहीं कुछ नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट है। तो एनर्जी आप अपने दोस्त ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जिनके साथ होता है, प्लस जिनके फैमिली मेम्बर्स जिनसे बात करके आपको कंफर्ट फील होता है। अगर आपको कभी प्रेशर फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो कॉल करके उनसे बात कर लो। rather than आप किसी से बात नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हो, एक्सट्रीमली खाना पीना सब डिस्टर्ब हो रखा है, आप किसी से बात कर लो और लेट दोज इमोशंस आउट, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे फैमिली के साथ, किसी के भी साथ। तो वो मेरे लिए तो बहुत हो गया था, मुझे लगता है आपके लिए कि उनसे उनको कंफर्ट फील कराओ, अपने दोस्तों को उनसे बात किया करो और उसकी उनकी बात सुना करो बस। मतलब वो नॉर्मल चीज हो गई, सच में प्रेशर वाली चीज थी, सच में जो प्रेशर है होता है ये चीज। देखो प्रेशर तो वो मतलब ये मजाक के हंस रहे हैं सारे, लेकिन इनको भी समझ नहीं देखो प्रेशर तो होता है, लेकिन आप ये सोच के वो चीज़ को कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो होने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इतना डिफिकल्ट कुछ काम किया है और ढंग से हैंडल कर लिया है, तो आपको खुद से बहुत बेटर फील होगा।
तो ये सोचिएगा कि वो होने के बाद आपको कितना अच्छा फील होगा, तो ये सोच के आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आपकी जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। मैं जानना चाह रहा था कि ये जो आंसर लिखते हैं अपन उसमें कितना कहते हैं कि 150 शब्द जरूरी है, कम में भी लिख सकते हैं, फिर ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। नहीं, मैंने अपने आंसर्स का कभी वो गिने नहीं, मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं। मेरे को ये था कि 2 पेज उन्होंने दे रखे हैं तो मुझे 2 पेज लिखने हैं, और ऐसे भी नहीं कि मैं बहुत छोटा छोटा लिखती थी, मतलब ठीक ठाक जितना लिख सकती हूँ, 7 मिनट में मुझे खत्म करना है, तो ये सोच के मैं स्पेसिंग दे रही थी अपने को। और मैं अपनी कॉपीज भी शेयर कर दूंगी सब, आप सबके साथ, सर के साथ कर दूंगी, सर आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लेना उसमें। तो जैसे मैंने कुछ कॉपियां देखी थी, उसमें एक थी, उसमें तो लगभग 90 शब्द दे रखे थे एक आंसर में 150 वाला। दे सकते हैं, अगर उससे मगर उतने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर, 150 तो मैक्सिमम होते हैं ना, अगर वो उतने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को तो फिर 90 दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत है ना, यहाँ तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं 150 वाले में 250 लिख रहे हैं, 250 वाले में 350 लिख रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं फिर, क्योंकि आप उतने टाइम के उतने ही वर्ड्स लिख सकते हो आप। ना दिक्कत ये है कि यहाँ जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो उतने पर वैसे कह देते हैं कि ये पॉइंट जैसे 150 क्या क्या डालेंगे। नहीं, वो मिसिंग वाले तो एंड तक जब तक आप बहुत अच्छा करेंगे तब तक वो देते रहेंगे, तो अच्छा है, आपको ऐसा फील नहीं हो कि बस मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो टॉपर ही बन जाऊंगा। तो हर टाइम आपको ये इम्प्रूवमेंट की वो देने का जरूरी है कि यहाँ पे ये भी इम्प्रूव कर सकते थे आप, तो उससे आपको एक और भी आगे दिखता है कि नहीं अभी तक मैं 100% नहीं हूँ, अभी और भी है, तो उसको वैसे सोच के करो, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियसली लेके कि ये तो हो ही नहीं रहा है, इससे तो नहीं होगा, ऐसे डिमोटिवेट नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो टेस्ट सीरीज लगाई है मेंस की, तो ऑनलाइन की है ऑफलाइन? मैं तो सेंटर में जाके टेस्ट दे रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे जाके मैं थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट कर देती थी पेपर, मैं घर पे अगर मैंने 1-2 बार दिया तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, तो फिर मुझे लगा कि सेंटर पे जाके थोड़ा सा 2-4 लोग और भी दे रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आता है कि आप कंप्लीट करो, तो इसलिए मैं सेंटर पे जाके टेस्ट दे रही हूँ, ऑफलाइन नहीं दे रही हूँ, इसके कंप्लीट। कोचिंग कौन सी कोचिंग से? टेस्ट सीरीज मैंने सिर्फ एक ही कोचिंग की ली थी, विजन की, और उसी का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू मैंने मॉक्स जो मैंने काफ़ी कोचिंग में दिए थे, पर आप जो भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लो, बस मतलब ऐसे फिक्स रखो, ऐसे नहीं है कि 4-5 कोचिंग्स की ले लीजिए, आपको टेस्ट भी पढ़ने होते हैं ना वापस, टेस्ट पेपर भी तो आपको पढ़ने होते हैं कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ था, और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है जो मुझे नहीं पता थी, तो वो सब भी आप कर पाओगे, तो ज़्यादा होगा तो आप कर नहीं पाओगे, तो लिमिटेड होने चाहिए टेस्ट। तो गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम हिमांशु है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया कि मेंस की नोट्स आपने बनाए थे सेल्फ शॉर्ट नोट्स, तो आपने बोला कि मैंने 15 से 20 मिनट नोट्स को कवर कर दिया। मैम शॉर्ट नोट्स ऐसा है कि जैसे कोचिंग के जो अपन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैम उसको अपन एलिमिनेट कैसे करें कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए क्या है? मेंस के लिए तो आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में मिल जाएगा, जो सिलेबस में दिए ना, बस वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आपने जो उसके रिगार्डिंग जो आपके फाउंडेशनल नोट्स है ना, उसमें से आप खुद ही देख सकते हो कि सीएम गवर्नर वाला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म में कुछ न्यूज़ में आ रहा है, तो उसको आप बहुत छोटा छोटा करके साइड में लिख लो, उस टाइम पे लगता है चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बार बार जब रिवाइज करेंगे पेपर देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो तो आप खुद जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैम जैसे पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, मैम उसमें आर्टिकल 12 से लेके अगर 31 तक कवर करते हैं, 32 तक कवर करते हैं, तो अगर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करेंगे तो वो भी कम से कम 10 से 15 पेज के ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आपको, टॉपिक के जो खुद जैसे लक्ष्मीकांत बुक खुद अपने आप में शॉर्ट ही नोट्स ही हैं, उसमें इतने वो नहीं है, और टॉपिक्स इसके अलावा जो टॉपिक्स हो गए ना, जैसे जुडिशरी एक टॉपिक है, जुडिशरी के ऊपर इतना डायनामिक उसके ऊपर न्यूज़ आते रहते हैं, उसका करंट से ही ज़्यादातर वो आता है क्वेश्चन, और कई बार स्टैटिक चीज़ें जो है वो करंट में भी कवर हो जाती है, कोई कोचिंग्स के आप पेपर दे रहे हैं उसके थ्रू, कोई लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड डिबेट है वो, तो वो आपको उसके नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, तो लिखी हुई चीज़ों के ऑलरेडी जो बुक में है, जो ऑलरेडी शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसके नोट्स नहीं बनाने। तो जैसे पॉलिटी में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, मुझे भी उसके नोट शॉर्ट नोट्स बनाने दिक्कत होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में जो है जनरली स्टैटिक जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी के आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स।
और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, IR, इन सब के शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। मैम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स कैसे मतलब उसके अंदर काफी डेट्स भी आती है, ईयर्स भी आती है, लेकिन मेंस में डेट्स ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्री के लिए तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो आपके पास फाउंडेशन नोट्स ही है ना, तो वही पढ़ोगे आप प्री के लिए। मेंस के लिए अलग से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। प्री के लिए तो आप फाउंडेशनल नोट्स ही पढ़ोगे। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मतलब कि टॉपर्स बताते हैं कि कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें जिनके पहले से इंट्रो तैयार किए जा सकते हैं, लाइक जैसे कि पंचायती राज में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उनमें कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं आपके हिसाब से जैसे कि पहले ही इंट्रो उसको तैयार रखें ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाए तो वही इंट्रो लिख दे, और कुछ ऐसे होते हैं कि कंक्लूजन भी कुछ क्वेश्चन में ऐसा तैयार रखा जा सकता है। और मैं जो टॉपर्स है उनकी कॉपी से क्या कुछ कंटेंट और इंट्रोज लाइक उनको उठाया जा सकता है? देखो तैयार पहले से रखे जा सकते हैं, आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तैयार नहीं रख सकते कुछ भी, लेकिन आप जैसे रेलवेज जैसे टॉपिक है रेलवेज, तो रेलवेज के ऊपर आपको पास अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि 67,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन है इंडिया में और इतने बिलियन ऑफ पैसेंजर्स को पर ईयर जो है ये कैरी करता है, तो जैसे ही रेलवे के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया अपना इंट्रो इसी से स्टार्ट करते हो कि इंडियन रेलवे जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया और ये इतने लोगों को हमेशा कैरी करता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप वो इंट्रो लिख सकते हो। ऐसे पंचायती राज में 6 लाख से ज़्यादा पंचायत जो है वो कुछ डेटा या कुछ ऐसा कोई कोट हो गया, महात्मा गांधी बोलते थे कि जो गांव है वो कुछ उनके बारे में ना, वहाँ की जो पंचायत है उनके बारे में उनका कुछ कोट हो गया, ये सब आप चीज़ें कर सकते हो, पर वर्ड टू वर्ड तैयार नहीं कर सकते हो आप। बस जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कुछ डेटा हो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई अच्छी लाइन होगी CGPR और मेरे कभी कोई वुमेन के ऊपर लाइन हो, वुमेन का कुछ आगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कंक्लूजन में जैसे कि आप हमेशा कंक्लूजन आपको क्रिस्प और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, कुछ उसके अंदर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कुछ ऐड कर रहा है वैल्यू, तो उसके लिए जैसे आप इंडिया के क्या गोल्स हैं उस फील्ड में, जैसे अगर सपोज आप इंटरनल सिक्योरिटी में सोचो तो अपने ऊपर आत्मनिर्भरता इंडिया का एक बहुत बड़ा गोल है, इकोनॉमी में कुछ अलग गोल्स हैं, वो सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि गिवन ये प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अभी जो हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम्स ला रही है इससे हम इस डायरेक्शन में जो है इस डेवलप हो जाएंगे, 2047 तक इस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे SDGs याद कर लेना या सब्जेक्ट वाइज उसका क्या गोल है उसको आप फ्रंट पेज पे लिख के रखो अपने खुद से, तो वो आप हमेशा देखते रहोगे, आप नेचुरली अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करते कुछ कंटेंट अपन टॉपर्स को भी से भी दे सकते हैं। हाँ क्यों नहीं दे सकते हम, वो लोग उनके उसमें कई बार बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो वो अपने नोट्स में ऐड कर लो उसको, और जब आप पढ़ो तो आप उसको अपने आप ही आपने कहीं पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा नोट्स में होगा, तो कर सकते हैं। हम जैसे सोसाइटी करते हैं और सोसाइटी में एक टॉपिक आता है, सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, तो उसमें मतलब फेमिनिज्म अप्रोच आती है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं वो बताते हैं कि मतलब जैसे जो सिंधु मतलब ऑपरेशन वाला नहीं जो तो वो मतलब इनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब जो एक प्रकार से बैरियर है, बाधा बनी हुई है ये चीजें, तो आप इसको मतलब कैसे देखते हैं? और मतलब कभी इंटरव्यू में जैसे हम चले जाएं और ऐसी कुछ मतलब ये तो बता जाए मैंने, तो इसमें मतलब सपोर्ट में क्या क्या आप टॉपिक्स बता सकते हैं? क्योंकि आप अच्छे से, क्योंकि आपने मतलब देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मतलब आप अच्छे से एक दो पॉइंट इसके सपोर्ट में बताएं तो अच्छे से हमको गाइडेंस। मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ आपको एम्पावर करने से रोकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है, मतलब कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं आपके साथ, वैसे मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, बस ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं पहनना चाहता है मंगलसूत्र हर टाइम तो उसको नहीं ऐसे फोर्स किया जाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर वो चीज़ आपको अगर नहीं फोर्स किया जा रहा है, आप खुद से कर रहे हो तो
वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है तो यही आंसर होता है मेरा। और मतलब एक क्वेश्चन और बनता है दूसरा ये कि मतलब ये कितनी जरूरी है अभी, मतलब जैसे बदलाव आना चाहिए या कभी भी चलते रहना चाहिए। मतलब इनमें दूसरा क्वेश्चन जो मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब हम अप्रोच पढ़ते हैं तो उसमें आता है, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा कुछ मानना नहीं है, मैं तो मतलब पढ़ता हूँ उसके हिसाब से, तो उसमें मतलब वो बताते हैं कि कितना जरूरी है इसमें बदलाव आना चाहिए या भविष्य का ये सब। तो आप इस पे अपने थॉट्स दीजिए, उस पे आपको तो आपके थॉट्स के पीछे तो आपको लॉजिक भी होगा, वो भी लिखिए, आपको तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज आप चाहते हो कि ये चेंज होना चाहिए तो आपका कुछ लॉजिक होगा उसके पीछे, अगर आपका वो लॉजिक है तो उसको आप एज अ पॉइंट अपने आंसर में लिख दीजिए, बहुत अच्छा आपका अलग आंसर होगा। जैसे दो लोग ऐसे बताते हैं मतलब सही है गलत में मैं तो ये नहीं जानता, और वो ये बताते हैं कि मतलब जो ये व्यवस्था है ये थोपी गई है प्राचीन काल से, वो ऐसा बताते हैं, मैं तो इस बारे में अभी तो आप इसके आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख दीजिए इसके भी, मुझे कि ऐसा कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, लास्ट में आप अपने व्यूज को वैसे लिखने नहीं होते ना, इसमें पेपर में मेंस में अपने व्यूज भी लिखने होते हैं आपको, तो वो आपके व्यूज भी जानना चाहते हैं, वो एज अ ऑफिसर आपके व्यूज जानना चाहते हैं कि एज अ ऑफिसर आपको क्या लगता है इस चीज़ पे क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पे आपको जो लगता है ना उसका लॉजिक आप लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि हटने चाहिए तो आपने कुछ सोच के सोचा होगा तो वो आप लिखिए। मुझे लगता है कि ऐसा किसी को ऐसा तो जरूरी नहीं है तो मैं उसके लिखूंगी लॉजिक की क्यों जरूरी नहीं है, तो वो तो अपनी थिंकिंग पे है। मतलब इंटरव्यू में कभी जैसे इस मामले में अगर कंक्लूजन पे जाके अगर जैसे निष्कर्ष पूछा जाए कि आप कैसे देखते हैं और आप फाइनल क्या रखना चाहते हो उस बारे में आपका क्या है, मतलब आप क्या कि जैसे जो वुमेन के ऊपर जो सिंदूर या मंगलसूत्र ये सब जो उनको नहीं उनको रखो लगाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए मतलब रिचुअल्स करनी चाहिए या नहीं। हाँ ये ऐसे मतलब रिचुअल्स मतलब जरूरी नहीं है, अगर कोई भी शादी करना चाह रहा है और उसको रिचुअल्स नहीं करनी तो डायरेक्टली जाके कोर्ट में रजिस्टर करा सकते हैं, मतलब पर्सनल ये निजी रहना चाहिए। हाँ मतलब कुछ भी किसी के ऊपर कभी भी किसी भी पॉइंट पे फोर्स नहीं होना चाहिए, ये है मेरा पॉइंट बस। तो अगर शादी के टाइम पे वो रिचुअल्स उनको नहीं करनी तो आप कोर्ट में जाकर रजिस्टर करा लो, बाद में नहीं पहनना तो मत पहनो, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। जो सोसाइटी से जो प्रेशर आता है वो उनको बनाओ है इस पर इसमें निजी राय अपना ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी को प्रेशर फील हो रहा है तो उसको नहीं वो प्रेशर फील होना चाहिए, उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो लोग उसको फोर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी की जा सकती है। लास्ट दो क्वेश्चन मैम से पूछ लीजिए, मैम को नहीं जाना है तो इसलिए वाइंड अप। एक मिनट क्या पूछा? आपका इंटरव्यू इंग्लिश में मेंस की कॉपी कैसे चेक होती है? मैंने तो चेक नहीं किया। जनरली मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड थी शायद जो अभी मुझे बाद में ही मिली है 1-2 महीने पहले, वो चेक कर रही थी कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी, तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो है ना जो जिन्होंने मेंस दिया पहले या फिर थोड़ा टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए वो लोग चेक करते हैं, तो कहीं ज़्यादातर कोचिंग अब हर कोचिंग का अपना अलग अलग होता है, तो वो भी मुझे नहीं पता। यूपीएससी में कैसे चेक होती है कैसे बता सकते हैं, मतलब ये तो उनको समझ आना चाहिए जो आपने लिखा है आपकी कॉपी में, और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसकी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, ऐसे भी कि आपने आपको जो आता है आपने वो लिख दिया, तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझने की बहुत जरूरत है कि वो पूछ क्या रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आपने लिखी है तो उस पर फोकस होता है। क्या होने वाली है? सीसे तक तो सही है, तो आपका तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि रिवाइज करिए, पेपर दीजिए। अभी तो 2026 में देना है ना आपको, तो दिसंबर तक आप मेंस के पेपर दे सकते हैं, उसके बाद आप प्रीलिम्स के देना स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज मॉक टेस्ट
मॉक टेस्ट में क्या गलतियाँ हो रही हैं उनको वापस फिर से वही रिवाइज सिलेबस यही साइकिल चलेगा कंक्लूजन मुझे लगता है कि शायद इंटर और कंक्लूजन के अलग अलग नंबर होते हैं तो वो आपको लिखना चाहिए। आप अगर छोड़ देंगे तो आप शायद आधा एक नंबर वैसे लूज कर जाएंगे। आप आंसर से अगर आप एक दो लाइन और लिख देते तो आधा एक नंबर और मिल जाएगा। तो लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर टाइम है आपके पास टाइम अलाउ अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे तो जरूर लिखें। लास्ट क्वेश्चन मैम ये थी कि आप ऐसी कौन सी मेजर गलतियां हो रही जो एक मतलब मेरे जैसे पहला टाइम है तो एक एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग क्या नहीं करनी चाहिए मतलब जैसे मेरा नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर एंड पहले टाइम है तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा पहला टाइम मेरा लास्ट असेंबली बन तो उसके रिगार्डिंग मतलब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग यू की जो नहीं करनी चाहिए। आप रिवीजन करो बस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन नहीं किया आपने और मॉक टेस्ट नहीं दिया और उसमें नंबर कम आ रहे और उसको आप फिर भी आप उसको एनालाइज करके वापस से उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। बस ये नहीं होना चाहिए। कई बार आप पेपर देते रहते हो पर आपको वापस आके देखना होता है कि क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा था और उसी जगह से आया पर ये क्यों मेरा गलत हुआ या तो मैंने इस पर ढंग से ध्यान नहीं दिया या मैंने कुछ और सोच के इसका आंसर कुछ और टिक कर दिया। तो वो चीज़ आपको एनालाइज करके वापस से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो गलती आप ना करें बस। थैंक यू सो मच।